कल ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंचने के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बिल्कुल शांत संकेत। अमेरिका में रही छुट्टी, डाउ बिल्कुल सपाट फ्यूचर्स पर और हल्की फुल्की कमजोरी के साथ गिफ्ट निफ्टी। बड़ा सवाल है कि क्या 22,000 को होल्ड कर पाएंगे और क्या फिर से नया हाई बना पाएंगे। सुस्ती भरे बाजार में क्या हो आपकी एक्शन, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। रिकॉर्ड्स तो बन चुके हैं, क्या अब और आगे बढ़ेंगे ये रिकॉर्ड्स? कैसी रहेगी चाल, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर है फोकस, जानेंगे अनिल जी के साथ और बाजार के ट्रेंड पर भी बात करेंगे। पहले तो बताएं सर, आज सुबह ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? है ही नहीं मेरे पास। नहीं है? नहीं, आज कम है लेकिन कहीं कहीं तो ढूंढ ही लेते हैं। 3-4 जब पूरे दिन भर का ट्रेडिंग सेशन है तो कहीं से तो ढूंढ लाएंगे और ढूंढ कर लाए हम थोड़े डाउ फ्यूचर्स हल्की कमजोरी के संकेत। 125 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में आपको। कल थोड़े मजबूत थे, आज थोड़े कमजोर। ताइवान को छोड़कर लगभग सारे एशियाई बाजार लाल निशान में ट्रेड करते दिख रहे हैं, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट इज मिसिंग। HDFC बैंक ने अपनी एनालिस्ट मीट कर ली और काफ़ी कुछ उन्होंने जो कहा है उस पर हम पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे कि HDFC बैंक के कहने का क्या मतलब है। इसके अलावा FIs की तरफ से कल कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो दीप, ज़्यादातर संकेत आज शुरुआत करने के लिए बहुत मजबूती वाले तो नहीं है। हाँ, क्योंकि फ्लोज के हिसाब से थोड़ी FIs की बिकवाली है, डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से और एशियाई बाजारों के हिसाब से देखें तो हल्का फुल्का मामला ढीला है। HDFC बैंक की तरफ से कोई खास ऐसे नेगेटिव सरप्राइज नहीं। तो ये सारे के सारे आज एक्शन पॉइंट आपके लिए आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए। चलिए, तो कुछ ऐसा खराब भी नहीं है बाजार के लिए, ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। इन ठीक ठाक संकेतों के बीच ही सर फिर 2-3 चीज़ें आपसे समझता हूँ। आप 2-3 चीज़ें पूछो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इन खराब संकेतों के या कमज़ोर संकेतों के बीच में या कम संकेतों के बीच में मैंने आज पूरा का पूरा फोकस स्टॉक्स पर किया है। स्टॉक्स पे किया है ना, जहाँ एक्शन है वहाँ पर फोकस करिए। करेक्ट, सही बात। तो स्टॉक्स में एक्शन है तो मैं आपके लिए आज विशेष एनालिसिस स्टॉक्स में कम से कम 5-6 स्टॉक्स हैं जिनका डिटेल एनालिसिस है। यस, ठीक है, बढ़िया है सर। तो चलिए, स्टॉक्स पर पूरा फोकस है। अनिल जी से उस पर बात भी करनी। स्टॉक ऑफ द डे भी ऑफ कोर्स रोज की तरह मिलेंगे, 8:30 भी मिलेगा, 9 बजे भी मिलेगा, उसका भी इंतजार करिए। पहले थोड़ा बाजार का एक्शन समझते हैं, फिर स्टॉक्स की बात करते हैं सर। बिल्कुल, या HDFC से शुरू करते हैं। हाँ, HDFC बैंक से, टॉक ऑफ द टाउन। चलिए करते हैं बात। हाँ, तो बेसिकली दीप, कल HDFC बैंक की कॉन कॉल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आया। HDFC बैंक के लिए जितना लोगों को डर था कि ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, वैसा कुछ भी खराब मुझे नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एग्रेसिवली कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें उन्होंने कही हो, वैसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आउटलुक बड़ा तोड़-फोड़ है कि हम ये कमाल कर देंगे, वो कमाल कर देंगे। सो मेरे हिसाब से न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव रहा है HDFC बैंक का कॉन कॉल। एक जो संकेत साफ आता दिखा है वो ये कि बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है और वो लिक्विडिटी की कमी लोन ग्रोथ पर असर डाल रही है HDFC बैंक के। देखिए, आपकी लोन ग्रोथ 2 वजह से कम हो सकती है HDFC बैंक के केस में। HDFC बैंक के केस में 2 वजह क्या हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि भाई लिक्विडिटी कम है, इस वजह से हम कम ग्रो, मतलब हमें डिपॉजिट कम मिलेगी तो हम उधार कम देंगे। करेक्ट भाई, इनका रॉ मटेरियल तो पैसा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आप हम सब डिपॉजिट डालते हैं वो पैसा आता है, उसके दम पर और उधार लेकर ये उधार देते हैं। दूसरा ये कि नहीं भाई, पैसा भले आए ना आए लेकिन पैसा हो तो भी, और अगर हमें लगता है कि NPA होने का डर है, क्रेडिट क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा अनाप शनाप लोन ले रहे हैं, डर लगता है भाई, तो हम नहीं देंगे। 2 ही वजह से कम हो सकती है। करेक्ट। सो अगर HDFC बैंक ये बोलता है कि नहीं भाई, एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत चिंता है, लोन देने में डर लग रहा है, लोग अभी मजे, मतलब सब वो ऐसा ना, अच्छी इकोनॉमी सबको अच्छा लगता है, तो ले लो आ रहा है, वो इस वजह से हम थोड़े सावधान हैं, वैसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई डिपॉजिट की कमी थी, इस वजह से हम लोन ग्रोथ कम कर रहे हैं। अब क्या क्या कहा पहले मैं उसको समझा देता हूँ ताकि उससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि HDFC का मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। पहली चीज़, उन्होंने एक बात साफ साफ कही, भाई हम लोन ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे, हमें चाहिए प्रॉफिट, हम प्रॉफिट बना कर रखेंगे। तो प्रॉफिट पर फोकस है। एक तरफ तो ये कि मैं लोन ग्रोथ बढ़ा दूं, मार्केट शेयर बढ़ा दूं और ये कहूँ कि मेरा मार्केट शेयर इतना है। HDFC बैंक तो दिग्गज है, उसको क्या प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है मार्केट शेयर बढ़ाकर? नो डाउट हर बैंक चाहता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटे बैंकों के साथ ज़्यादा है मार्केट शेयर बढ़ाने की। सो HDFC बैंक ने बहुत साफ कहा, मुझे लोन ग्रोथ पर फोकस नहीं करना है, मुझे मुनाफे, मुझे मेरा मार्जिन चाहिए, मैं इस मार्जिन पे ही काम करूँगा। गॉट इट, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, महंगे डिपॉजिट के पीछे नहीं भागेंगे। कई सारे छोटे बैंक आप देखते हैं सेविंग बैंक पर, इस पर उस पर बढ़िया रेट, ज़्यादा ब्याज देंगे, ये देंगे कि पैसा आएगा, ज़्यादा ब्याज देंगे। हमें लगता है ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो होलसेल
बोरोइंग करें वो ज़्यादा महंगी पड़ती है उनके लिए। तो रिटेल बोरोइंग हमेशा सस्ती है, रिटेल डिपॉजिट हमेशा सस्ते हैं बैंक्स के लिए, सो बैंक्स को लेने में ईजी होता है। सो हमें भले लगता है कि हम ज़्यादा कैसे दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए कम होता है। लेकिन HDFC बैंक ने साफ कहा है हम महंगे डिपॉजिट के पीछे नहीं भागेंगे, हम ब्याज दरें बढ़ाकर डिपॉजिट नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आधा % में ब्याज बढ़ाता हूँ और डिपॉजिट दो, होलसेल डिपॉजिट आप अच्छा 5 करोड़ की डिपॉजिट दे रहे हो, लो चलो ये इतना और एक्स्ट्रा लेके जाओ ना, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। तीसरी चीज़, इस तिमाही के बाद से उनका ये कहना है कि डिपॉजिट ग्रोथ सुधरने की उम्मीद है। पिछली तिमाही जो थी, तीसरी तिमाही जिसमें ये समस्या आई, उनका कहना है कि वो बार बार नहीं होगा। वहाँ से अब धीमे धीमे सिचुएशन पहले जैसी नहीं, लेकिन वहाँ से पिछली तिमाही से सिचुएशन डिपॉजिट ग्रोथ की सुधरने की समय। एक ही चीज़ जो पूरी कमेंट्री में मुझे सावधानी वाली बात लगी पूरी कमेंट्री में, वो ये कि अनसिक्योर्ड लोन पर उन्होंने कहा कि हम सावधानी से चलेंगे। हम अनसिक्योर्ड लोन की बुक को अनाप शनाप नहीं बढ़ाना चाहते, वो फेयर है, वो RBI का डायरेक्शन क्लियर है। गवर्नर साहब पिछले 9 महीने से ये बात कह रहे हैं और बैंकों को आगाह कर रहे हैं। तो अगर गवर्नर साहब की बात सबसे बड़ा बैंक नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? करेक्ट। सो उस हिसाब से, और अनसिक्योर्ड पे लोन पे एग्रेसिव नहीं होना HDFC बैंक की फिलोसॉफी है। वो इसी तरह से काम करते हैं आज तक। वो कंजर्वेटिव थे, है और रहेंगे, और उनका कंजर्वेटिव बढ़ने का तरीका भी सिंपल है, ब्रांच बढ़ाते हैं। उनका ग्रोथ का तरीका पुराना स्टाइल वाला है। तो इस बार भी उन्होंने बोला कि हमारा ब्रांच बढ़ाने पर जोर देगा। एक चीज़ और जो कही कि जो कुछ भी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ मार्केट के साथ, लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, तो उनका अब हम मार्केट वालों से, इन्वेस्टर से, फंड में से थोड़ा ढंग से अच्छे से और ज़्यादा बात करेंगे, कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होगा। तो ये कुल मिलाकर ही है। सो कुल मिलाकर 2 चीज़ें, एक HDFC बैंक की कॉल में कोई नेगेटिव नहीं, बहुत बड़ा पॉजिटिव भी नहीं। जिन चिंताओं की वजह से HDFC बैंक का स्टॉक गिरा था वो धीमे धीमे कम होंगी, दूर होगी। एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, सेक्टर को लेकर कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ भी धीरे धीरे आ जाएगी। सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ाने के बारे में सोचें, ऐसा HDFC बैंक ने आपको इनडायरेक्टली कहा है। बस इतना ये है। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि HDFC बैंक इस कॉल के बाद 2% बढ़ जाए या 2% घट जाए, न्यूट्रल है। ठीक है। बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या? बाकी बैंकिंग सेक्टर में एक बैंक है जिसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कोटक बैंक, जो भी सुर्खियों में रहा है। और कोटक बैंक में ढेर सारे आपने ऐलान होते देखे हैं टॉप मैनेजमेंट में। की मैनेजरल पर्सन जो है उनके जॉइंट MD पद से लेकर डिप्टी MD पद पर शांति एकम्बरम, जिनके बारे में ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वो दूसरे किसी बैंक में, फेडरल बैंक की चर्चाएं चल रही थी, वहाँ जा सकती है, लेकिन वो रही। तो ये पहला बड़ा बदलाव हुआ है उदय कोटक साहब के जो वो काम कर रहे थे, जो उन्होंने अपनी सौंपी बागडोर नए मैनेजमेंट को। तो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या दिख रही है दीप, ये कि कोई भी टॉप मैनेजमेंट से आदमी बाहर निकलते हुए नहीं दिखे। कोटक की जो परंपरा रही पिछले कई सालों की, उनके टॉप मैनेजमेंट में बदलाव बहुत कम होता है, वो इंटरनल ग्रोथ इस तरह की मिलती है, और वही इस बार भी दिखा है। अगर कुछ लोग बाहर निकलते तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता था, यानी कि नए मैनेजमेंट के साथ पुराना टॉप मैनेजमेंट इंटीग्रेट होकर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो कुछ भी बदलाव हुए वो पॉजिटिव माने जाएंगे कोटक बैंक के लिए। क्योंकि हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव है। एक भी ऐसा कोई बड़ा आदमी कोटक बैंक का नहीं है जो निकल के जा रहा हो, और ये सारे के सारे जो अनाउंसमेंट हुए वो बढ़िया हुए हैं। मेरे ख्याल से कोटक बैंक के लिए हल्का सा इसे पॉजिटिव मान सकते हैं। तो आज दोनों ही बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक, खराब खबर नहीं है। दोनों खराब खबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के लिए मैं तो पॉजिटिव खबर मान रहा हूँ। अब स्टॉक जरूरी नहीं कि हर रोज रिएक्ट करे ना करे, लेकिन जो खबरें आई है वो रिलीफ वाली है। चलिए, कुछ खराब नहीं आया। हाँ, नहीं चाहते तो 3-4 लोग अगर निकल जाते कर देते तो क्या थोड़ा नेगेटिव हो सकता था कि नया मैनेजमेंट आएगा, नए लोगों को लाएगा, थोड़ी इंस्टेबिलिटी, टॉप में ट्रांजिशन, हाँ इंस्टेबिलिटी आ जाती, थोड़ी सी अस्थिरता आती है। तो अस्थिरता आपको कोटक बैंक में नहीं दिखेगी। चलिए, अच्छा अब बताइए इसके मायने क्या हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए? वहाँ पर भी कुछ व्यू, क्योंकि कल तो ऑफ कोर्स हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है, बैंक्स पर कुछ एक्शन अभी आ सकता है? बैंक दीप देखिए, ऐसा देखा जाए तो इस महीने के हाईस पर बंद हुए, 46,500 के ऊपर बंद हुए। तो तकनीकी तौर पर बैंक मजबूत है, तकनीकी तौर पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने को भी तैयार है। सो मेरा ये समझना है कि जब तक 46,000 के ऊपर है आप अच्छे हैं, जब 47,000 के ऊपर निकलेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। सो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें। काफ़ी लोग इन 2 चीज़ों का इंतजार कर रहे थे। तो एक कोटक और एक HDFC बैंक, दोनों के ट्रिगर्स कल आपके सामने आ गए। तो आज फॉलो अप बाइंग बैंक्स में आती है नहीं। अब जैसे मेरे पास पैसे हैं, अब मैं 100 रुपये में FI हूँ, तो मुझे वो 100 रुपये में क्या खरीदना है? क्या मैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े बैंक खरीदूँ क्योंकि वो अभी भी लाइफ हाई से 2000 पॉइंट दूर है, या मैं लाइफ हाई वाले निफ्टी का कोई स्टॉक खरीदूं? सो ये मुझे डिसाइड करना है। तो मैं आज फ्लोज का इंतजार करूंगा। खराब कुछ भी नहीं है, लेकिन खराब और अच्छा होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खरीदना या बेचना। राइट। तो आप अल्टीमेटली तो
शेयर कितनी भी खराब खबर हो और कोई शेयर खरीदेगा तो शेयर बढ़ना ही है या घटेगा नहीं। कितनी भी अच्छी खबर हो और कोई बेचने के लिए आए तो शेयर का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक फॉलो बाइंग आज के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं कि आज एचडीएफसी बैंक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 46,500 के ऊपर की एक क्लोजिंग आज और दे दे, भले 35-30, 25-25-30 पॉइंट नीचे भी बंद हो, 46,500 के ऊपर आज बंद हो जाता है, गुड इनफ। 2 दिन बैक टू बैक, गुड इनफ बस। कल वैसे निफ्टी ने नया हाई बना दिया, जो बिल्कुल बना दिया। जो लेवल की आप बात कर रहे थे उससे 25-28 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट उसी के आसपास बंद 22,100 के ऊपर आपको क्लोजिंग तो मिली, तो रिकॉर्ड हाई बना है, रिकॉर्ड क्लोजिंग भी मिली है, लेवल के आसपास ही मिली है। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए लाइफ हाई पे दीप सेंटीमेंट तो मजबूत है, और जब सेंटीमेंट अच्छा होता है तो ही लाइफ हाई बनता है, बाकी नहीं बनता। राइट। लेकिन इस बार लाइफ हाई पे सेंटीमेंट मजबूत है, लेकिन उछल कूद वाला नहीं, ऐसा नहीं कि ओ हो क्या हो गया, मतलब नहीं तो क्या होता है जनरली लाइफ हाई पे सारे अखबारों की सब जगह बड़ी हेडलाइन ये होती है, मतलब आज कहीं नहीं तो क्या है, अब है ना, एक ही चीज बार बार हो तो हेडलाइन नहीं बनती। राइट, सही बात है ना, ये हो गया यार, ठीक है। सो सेंटीमेंट बहुत अच्छा है आज के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, मुझे जो क्लोजिंग चाहिए थी वो 22,150 की चाहिए थी, जहाँ पर मुझे एक क्लियर कट ब्रेकआउट कर, इसलिए मैंने 22,150, थोड़ा सा नीचे बंद हुआ 22,122। निफ्टी में भी मेरा यही मानना है, आप यहीं बंद करा दिए, 1 पॉइंट करा दे, 22,150 आज बंद करा दे तो बहुत बढ़िया। तो आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहाँ खुलते हैं, खुलने के बाद दिन पर क्या करते हैं। 3:30 बजे अगर हम न्यूट्रल या हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे पाए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काम हो गया, तो फिर कम से कम है ना, गुरुवार तक का रास्ता साफ है। कल की बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और गुरुवार की निफ्टी की एक्सपायरी तक तो आप मजबूत है, फिर मंथली एक्सपायरी में जब पहुंचेंगे तब रिव्यू करेंगे वहाँ कैसी पोजीशन है। सो आज एक सिर्फ हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए। और क्यों चाहिए, आज की क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है, अगर आपके एफआईएस के हल्के फुल्के कल के बिकवाली के आंकड़े हैं उसके बावजूद आप नहीं गिरते हैं, अगर आपको डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद आप नहीं गिरते हैं, $83 पे आपका कच्चा दे ले फिर भी आप नहीं गिरते हैं, लाइफ टाइम हाई से ऊपर से करीबन आप 75-100 पॉइंट घट कर आए उसके बावजूद आप फॉलोअप नहीं गिरते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि बाजार में जो कल का सेशन था छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आना वो ठीक है, लाइफ हाई पे जो आती है वापस से भाग जाएगा। सो आज मजबूत प्रदर्शन करना क्लोजिंग बेसिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज करना, ठीक है। इस बीच एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री आपके लिए न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव है, एफआईएस की हल्की बिकवाली से ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई भी है कल। आपको अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है, और कल के हाई के आसपास, कल के हाई के ऊपर बंद हो गया तब तो तोड़ फोड़ है, और हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग बंद भी हो गई, बिल्कुल वहीं के वहीं बंद हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। कल का हाई पार करके अगर बंद हो गए तो फिर तो दीप ये मार्केट कुछ अलग ही करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल 46,725 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो गया और 22,186 के ऊपर निफ्टी बंद हो गया, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बात ही अलग है। फिर तो ये है ना, छोटी मोटी 5-50, 100-200 पॉइंट की मंदी हम हमारे दिमाग में लेके चलें तो चलें, मार्केट तो कुछ अलग ही बड़ा सोच रहा है। तो कल के हाई के ऊपर बंद हो गया तो कमाल ही हो जाएगा, ठीक है। अब आज निफ्टी के लिए 21,950, 22,050 ये बड़ा सपोर्ट जोन है, और बैंक निफ्टी के लिए 46,175, 46,325। और ये क्यों दे रहा हूँ मैं नीचे भी तो देता हूँ पूरी स्ट्रेटजी में। अगर इस रेंज को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे तो ही आप कमजोरी का पहला संकेत समझिए, अदरवाइज तब तक आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और बाय ऑन डिप्स के मार्केट में ये ध्यान में रखिए, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई ये लेवल जब तक आप होल्ड कर पाते। ठीक है सर, चलिए अच्छा है। देखते हैं आज नए हाई के बाद फॉलोअप एक्शन आता है कि नहीं। ग्लोबल संकेत कल को तो थोड़े ठीक थे, अमेरिका बंद था ऑफकोर्स कल शाम को, आज सुबह भी अगर देखें तो ग्लोबल संकेतों में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर कैसे देखना है सर? ठीक है दीप, छुट्टी के बाद खुलेंगे अमेरिकी बाजार, थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव है, थोड़ा एशिया नेगेटिव है, तो हम उस पर रिएक्शन दे भी रहे हैं, हम भी हमारी तरफ से गिर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे। 35 फुट हम भी नीचे हो गए, बस ठीक है, एंजॉय, उतना काफी है, उतना थोड़ा बहुत और गिरे, 5-25 पॉइंट और गिर जाए, 50-75 पॉइंट की आज की कोई वैसे देखा जाए तो वैल्यू भी क्या है। हाँ, क्योंकि आप 22,000 की निफ्टी पर 50 पॉइंट क्या होता है, तो मेरे ख्याल से बस ठीक है दीप, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर, हल्के नेगेटिव। ठीक है सर, बाकी संकेत एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, और क्यों नेगेटिव रखे हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं। 755 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं 2,100 करोड़ के, यानी कि कुल मिलाकर करीबन 3,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर्स 700 करोड़ के खरीदे हैं, सो थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा स्टॉक्स में आता हुआ दिखा है। घरेलू फंड ने 450 करोड़ की खरीदारी की है, तो उनकी तरफ से ठीक ठाक है, सो पॉजिटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है,
सेंटीमेंट और ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है और रहना भी चाहिए। ठीक है, बड़े लेवल्स 21,975 22,050 पहला सपोर्ट जोन आपका ये है। एक बार इस सपोर्ट जोन में एंट्री करेंगे, एक एंट्री इस सपोर्ट जोन में आप कर लीजिए। अगर आप खरीदने का मन रखते हैं एक एंट्री यहाँ मार लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसके ठीक नीचे 21,850 21,950 अगला सपोर्ट जोन आपके लिए बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आपको इस रेंज में आए तो ज़रूर खरीदारी करनी है। ऊपर कितना जा सकते हैं? कल 22,186 का हाई बनाया है, 22,175 22,225 आपका रुकावट का रेंज है, पार करना मुश्किल होगा। अगर कर लिया तो 22,250 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा, जो खुला नीला आकाश, अनचार्टेड टेरिटरी, जहाँ इसकी मर्जी जाए। बैंक निफ्टी 46,175 46,325 150 पॉइंट की रेंज, ये पहला सपोर्ट रेंज है आपके लिए। उसके ठीक नीचे 45,900 से 46,050, ये वो रेंज है जो आज टूटनी नहीं चाहिए। आज बैंक निफ्टी के लिए लिटमस टेस्ट है 46,000 को होल्ड करने का और 47,000 के पार निकलने का, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में आज फॉलो बाइंग नहीं आती है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए आउट परफॉर्म करना आगे चलते हुए मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो इससे बढ़िया खबरें और आ नहीं सकती इन दोनों के लिए इमीडिएटली। आईसीआईसी बैंक थोड़ा ठीक है, एसबीआई ठीक है, लेकिन खाली एसबीआई और आईसीआईसी बैंक मिलकर 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं ले जा सकते जब तक कि कोटक और एचडीएफसी का सहारा न मिले। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो इसलिए आज में एक और ब्रेक दिन है। हायर साइड पे कितना जा सकते हैं? 46,700 46,850 पहली ऊपर की रेंज है। 2 दिनों से हम 46,700 को टेस्ट कर रहे हैं, वहीं से घूम रहे हैं। करेक्ट। 46,900 से 47,150 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी आप प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली भी कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स पर। ठीक है सर, चलिए, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ठीक है, पुट कॉल रेशियो कोई परेशानी? सब कंफर्टेबल है एकदम, बिल्कुल। आई एम वेरी हाईली कंफर्टेबल। ज़्यादा बड़ा नहीं कल, एक्सेप्ट थोड़ा सा रिस्क बढ़ा है जो अगले कुछ दिनों में 1-2 दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी के संकेत दे रहा है। तो हम एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से एकदम टाइट रेंज में आ गए। अब टाइट रेंज से लाइफ हाई पर थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। फाइन, ओके, वी आर ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम, मैनेज कर लेंगे। स्टॉप लॉसेस सर 22,000। अगर आपको भाई छोटा लगाना है तो छोटा दूर का लगा सकते हो। मेरा ये सोचना था 100 पॉइंट दूर का ठीक है, अदरवाइज 21,950 भी आप रख सकते हैं इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे आपके लिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस 46,000 और क्लोजिंग 46,200 रखेंगे। और क्यों रखेंगे बता दूं, पिछले 3 सेशन से 46,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। अगर उसके नीचे आज क्लोज होता है तो फिर मैं समझूंगा कि अच्छी खबरों पर बैंक निफ्टी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, लेट्स फॉरगेट इट। ठीक है। शॉर्ट साइड पर 2 तरीका, एक तो कल 22,186 का हाई बनाया, उसके पार निकलते ही आप लगा दें। मैं थोड़ा सा सेफर साइड पर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 22,225 का, 100 पॉइंट ऊपर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पर कल और परसों का हाई 46,700 के आसपास का है, 46,750 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका ये स्टॉप लॉस होगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा? गॉट इट सर। नई पोजीशंस पर लेना है निफ्टी 22,050 से 21,950, 100 पॉइंट की रेंज में 2 टुकड़ों में ले लीजिए। जो भी 2 जगह आपको ठीक लगे वहाँ एंट्री मार लीजिए। पहली एंट्री होनी चाहिए आपकी 22,050 की रेंज में, दूसरी एंट्री 21,950 22,000 की रेंज में। जहाँ भी मौका देख के वहाँ एंट्री मार लीजिए। स्टॉप लॉस 21,850 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो बनेंगे आपके लिए 22,100 22,125 2 छोटे टारगेट है, 22,175 तीसरा टारगेट है। 22,225 के ऊपर निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को आप होल्ड करें और ट्रेल करते चले, ये आपके लिए लेवल से 3 विजिबल लेवल है जो कल के हाइस के आसपास के बनते हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी 22,225 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप 22,050 22,002 छोटे टारगेट हैं, 21,975 21,950 और 21,900 तक के बड़े टारगेट के लिए आप कर सकते हैं। बिकवाली भी दोनों करिए जो आपको ठीक लगे, लेकिन लाइफ हाई के ऊपर 100 पॉइंट ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ से जहाँ कल आप बंद हुए हैं। क्लियर कट है, ठीक है। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी 46,175 46,325 की रेंज में अगर आप चाहें तो एक बार खरीदारी का मौका ले सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा आपका 46,000 का। जिनको थोड़ा डीप लगाना है 45,900 का लगाएं, लेकिन मुझे लगता है 46,000 काफ़ी है, ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं है आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी भी क्लियर कट बता नहीं रहा इसको बढ़ना या घटना, ऐसा बीचों बीच में जाके फंसा हुआ है 46 और 47 की रेंज में। तो देखते हैं आज अगर देखिए दीप पूरा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाता और एफआईएस का सपोर्ट होता तब तो आज बैंक निफ्टी 46,900 47,000 की तरफ आसानी से बढ़ जाता, क्योंकि आपके पास दोनों की खबर कोई खराब नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट मिसिंग है। सो अगर एक बार नीचे की रेंज टेस्ट करता है तो हम 46,000 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट ऊपर कहूँगा दीप 46,400 475 2 छोटे टारगेट है, 525 602 मीडियम टारगेट है और 46,700 तक के बड़े टारगेट। छोटे टारगेट के लिए खरीदना है हमें, ऊपर का जाए तो जाने दीजिए। ओके। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं
46,700 से 46,850 की रेंज में ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए अच्छी होगी बेचने के लिए। आज से 47,000 का होगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो बनेंगे दीप नीचे 46,600, 525 दो छोटे टारगेट है, 46,400, 325 दो मीडियम टारगेट है, 46,250, 46,175 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिक वाली भी जरूर करें, बिल्कुल करें, जरूर करें, क्यों ना करें। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे बड़े एक्शन। नजर रखिए रिकॉर्ड हाई के बाद आज बाजार कैसी मूव दिखाते हैं। बैन लिस्ट धीरे धीरे हल्की होती जा रही है सर। आज 11 स्टॉक्स ही हैं बैन में। कल बायोकॉन की फ्रेश एंट्री जरूर हुई है, बट उसके सामने बलरामपुर और डेल्टा दोनों बाहर आए हैं और डेल्टा 2 दिन से थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। देखते हैं आज इसमें फॉलो ऑन एक्शन है कि नहीं। मजबूत दिख रहा है। बायोकॉन तो कल खाली एक खबर से बढ़ा था, लेकिन डेल्टा बिना खबर के पिछले 2 दिनों से जो मजबूत शॉर्ट कवरी हुई है, इस स्टॉक पे वाकई में आपने सही का नजर रखनी चाहिए। चलिए देखेंगे कैसा एक्शन इस पर आज बनता है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर है ना? 22,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे जाने पर ही आपको कमजोरी फील करनी अगर करना चाहें तो। 22,100 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 22,100 के पुट पर 46 लाख शेयर है, कॉल्स पर 50 लाख शेयर है, तो 22,100 से 22 पॉइंट घटने के बाद से वहां से कमजोरी गिनी है। जब तक आप 22,100 पर हैं, न्यूट्रल पॉइंट पर हैं, ठीक है। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 22,200 के आसपास है, 42 लाख शेयर वहां पर है। बैंक निफ्टी 46,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 21-22 लाख शेयर पुट कॉल में दोनों में बराबरी वहां पर खड़े हैं, आप उसी के आसपास बंद हुए हैं। नीचे में 46,000 बड़ा सपोर्ट है, ऊपर में 47,000 रुकावट का लेवल है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के डेटा, बीच में मैदान खाली है, डेटा है नहीं इतने, आज बनेंगे लगता है। सब लोग इंतजार ही कर रहे थे HDFC का कुछ हो जाए, फिर हम देखें। ठीक है सर, हो गया देखेंगे, देखते हैं आज मैदान, बस देखते हैं कैसा एक्शन इसमें बनेगा। बट स्टॉक सिर्फ HDFC कोटक ही लिमिटेड नहीं है, और भी काफ़ी स्टॉक्स पर एक्शन आएगा। इससे पहले कि अनिल जी से स्टॉक ऑफ द डे लें, कुछ और स्टॉक्स पर भी आपसे बात करनी है सर, रिव्यू करना है कुछ स्टॉक्स का। वर्लपूल आज इसमें बड़ी डील होने वाली है, प्रमोटर बड़ा हिस्सा बेचने जा रहा है इसमें, जरा इस पर अपना व्यू दीजिए। इंटरेस्टिंग है, इनकी वर्लपूल मॉरिशस 24% हिस्सा बेच सकता है दीप, और 3735 करोड़ की ये ब्लॉक डील है। 1230 रुपए की फ्लोर प्राइस इन्होंने तय की, जो कि 7.5% डिस्काउंट पर होती हुई दिख रही है। आमतौर पर ये लगता है कि बड़ी ब्लॉक डील हो, सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाता है और उसके बाद स्टॉक तेजी से भागना चाहिए, खरीदने का मन होता है। यहाँ मेरी राय थोड़ी अलग है। अच्छा, और मेरी राय है कि इसको खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें ब्लॉक डील पे। एक सोच वो ठीक है कि इतनी बड़ी ब्लॉक डील हो गई और नीचे के दाम पर हो गई, तो आपके लिए ये बढ़िया बात है कि सेलिंग प्रेशर खत्म, और जिन को लेना था उन्होंने ले लिया। ब्लॉक डील में जो 24% हिस्सेदारी खरीदेंगे वो आज लेके कल बेचने वाले तो है नहीं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखने वाले हैं, तो उस लिहाज से खरीदने में क्या हर्ज है। लेकिन दीप, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, वर्लपूल हमेशा से बड़ी प्रीमियम पर ट्रेड हुआ है। प्राइस मल्टीपल जो इसके पी मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा है, करेक्ट, और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक कम रहा। अब एक साथ 24% हिस्सा अगर मार्केट में बिकता है, तो अब फ्लोटिंग स्टॉक आप ये सोचो ना, 75% प्रमोटर के पास है भी, अब 50% मार्केट फ्लोट हो गया, आधा माल गाँव के पास। सही बात है, ठीक है। तो अब वो प्रीमियम वैल्यूएशन इसके कम होंगे, ठीक है। तो मेरा ये समझना है कि अब फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जो वैल्यूएशन इनको मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे और ये वैल्यूएशन नीचे आएंगे। सो इसलिए इमीडिएटली बहुत तेजी से 7-8% नीचे ब्लॉक डील होती, 2% बढ़ जाए, 3%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप ये सोचते हो कि आज लेके आप पी एक्सपेंशन फिर से हो जाएगा, पुराने मल्टीपल मिलेंगे, तो भूल जाओ। तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा एडवेंचर करने के मूड में नहीं हूँ कि खरीदारी करने की राय कि 7-8% नीचे ब्लॉक डील हो तो ले लेना। नहीं, कोई नहीं, आराम से मिलेगा और कोई जल्दी से बढ़ेगा इसकी संभावना कम है, ना तो नहीं करता, कम है। अब वायदा कारोबार का स्टॉक रहा नहीं, पहले हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, अब तो कैश का है। बट लें तो अगर किसी को ब्लॉक डील में खरीदना भी है तो एक ही चीज़ ध्यान रखिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना, नहीं कि ट्रेडिंग के लिहाज से। कई बार लोग क्या होता है, ब्लॉक डील में ले लो, 2% ऊपर बिक जाएगा, 1% ऊपर जाएगा, पता चला कहीं आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक न बन गया ट्रेडिंग वाला, उसकी संभावना है। ठीक है सर, कल और आज के बीच में कुछ बड़ा एक्शन है। वर्लपूल हो रहा है, कल हमने मन इंडस्ट्रीज में देखा एक बड़ा सौदा हुआ, कई फंड्स ने खरीदारी करी, सुला विनयार्ड्स में भी एक्शन हुआ था। तो स्टॉक्स का एक्शन भरपूर रोज आपको दिख रहा है। अच्छा, आइए आज अनिल जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है रिकमेंडेशन के लिए, ये जानते हैं बिगुल स्टॉक ऑफ द डे।
बताएं सर, आज के लिए कहाँ पर? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1220 का स्टॉप लॉस लगा खरीदना जी, 1243, 1250 और 1260 के टारगेट के लिए। एक खबर जो आई कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने अपने दक्षिण ईस्ट अफ्रीका का बिजनेस बेचा है। अब बिजनेस बेचा खाली बहुत ही छोटा है, सिर्फ 29-30 करोड़ का। तो आप ये सोच सकते हैं कि 30 करोड़ का बिजनेस बेचने में कौन सी भाई ऐसी बड़ी बात है गोदरेज कंज्यूमर के लिए जिसकी वजह से बाय कॉल आ जाए। और ऐसा अगर आप नहीं सोचते तो सोचना चाहिए, और अगर आपने सोचा तो मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ। और वो इसलिए कि रेवेन्यू का इम्पैक्ट 500 करोड़ का, इनका 500 करोड़ का रेवेन्यू कम होगा, लेकिन वहाँ पर ये कर रहे थे नुकसान, और इनका 50 करोड़ का नुकसान बचेगा। तो सालाना 50 करोड़ का नुकसान बचना ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात क्या होता है, इनके कैश फ्लो पर और प्रॉफिट पर दोनों पर पॉजिटिव असर आएगा, राइट, वो बड़ी चीज़ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो बाजार को पसंद आती है, गोदरेज कंज्यूमर जो चीज़ कर रहा है, दो चीज़ें मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट को हमेशा ये पसंद आता है कि आपके पास पैसा है उसको सही जगह लगाइए, राइट। आपका कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, कौन सी जगह आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन से बिजनेस और कौन से प्रोडक्ट में लगाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट वो सही सोच कर करता है, मार्केट छोटा या बड़ा नहीं सवाल है, ये मैनेजमेंट की सोच का सवाल है जो मार्केट को पसंद आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने FMCG कंपनियों के नतीजे देखे हो तो सबसे ज़्यादा मजबूत नतीजे पूरे इस तीसरी तिमाही में अगर किसी के आए तो वो गोदरेज कंज्यूमर के। सो फंडामेंटली मजबूत है, ग्रोथ बढ़िया है और मैनेजमेंट सही काम कर रहा है। कैश फ्लो इससे पॉजिटिव होंगे, 50 करोड़ का फायदा इनके प्रॉफिट में होगा, इसलिए मुझे लगता है कि खरीदा जा सकता है। गोदरेज 2-3% की तेजी बन सकती है। चलिए बढ़िया, तो गोदरेज कंज्यूमर इस पर नजर रखिए, आज एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। और भी स्टॉक्स एक्शन में आने वाले हैं, स्टॉक ऑफ द डे 9 बजे भी आ रहा है, कुछ और स्टॉक्स भी है जिस पर अनिल जी से करेंगे चर्चा। आइए उससे पहले हमारी टीम है तैयार आज के बाकी खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेजेस बताने के लिए। नुपुर, कुशल, आशीष तीनों हमारे स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। ABB इंडिया पे आज फोकस है, यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे तो स्टॉक पे फोकस करके चलेंगे। विभो स्टील हालांकि बहुत छोटा IPO था, 72 करोड़ की साइज थी, लेकिन रेस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला था, 320 गुना ये IPO बढ़ते हुए दिखा था। आज इसकी लिस्टिंग है और इशू प्राइस है 151 रुपीज़ का। एक्सटेड कोल इंडिया में 5.25 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल 6 रुपये, औरोबिंदो फार्मा 1.5 रुपये, HAL, PFC और सेल में भी आज आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। नतीजों में CIE ऑटो के जो नतीजे वो आए हैं, जहाँ पे रेवेन्यू के फ्रंट पर बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ नजर आई है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 12% की ग्रोथ आपको कामकाजी लेवल के मुनाफे में नजर आएगी। मार्जिन्स देखें तो 160 बेसिस पॉइंट से सुधर के 14.6% पहुँचते हुए दिखे, और कंपनी ने इस बार करीबन 170 करोड़ का मुनाफा किया है, जो पिछली बार घाटा था 660 करोड़ के आसपास का। खबरों में पेटीएम पर आज फोकस करके चलना है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ ED को अभी तक किसी भी तरह की फेमा के उल्लंघन का जो मामला है उस पर कोई भी मामला है वो मिलता हुआ नहीं दिखा है, तो पेटीएम आज फोकस में रहेगा। NBCC काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, करीबन 370 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, तो यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। दीपक फर्टिलाइजर, जहाँ पे कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई करार किया है, LNG सप्लाई के लिए इसे किया गया है, 15 साल के लिए इस करार को किया गया है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है दीपक फर्टिलाइजर के लिए। लास्ट में कोल इंडिया, जहाँ पे 3 क्रिटिकल मिनरल माइंस के लिए कंपनी बोली लगा सकती है, तो कोल इंडिया फिर से कल के बाद आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक्शन काफ़ी बन सकता है। कोल इंडिया पर रखिएगा नज़र। कल एक शार्प फॉल भी आया था, प्रोडक्शन टारगेट्स कंपनी ने कहा था मिस करेगी, बट आज देखते हैं फॉल ऑन एक्शन कैसा होता है इसमें। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? मॉर्निंग दीप, खबरों के लिहाज से जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। सोर्सेज ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर मर्जर के लिए दोनों कंपनियों में फिर बातचीत हुई है। जी अगले 24 से 48 घंटों में सोनी की शर्तों का जवाब दे सकता है। LTI माइंडट्री, यहाँ पर कंपनी ने navisource.ai लॉन्च का ऐलान कर दिया है। जनरेटिव AI संचालित ये सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने लॉन्च किया है। आगे चलकर इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोडक्टिविटी में एक बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। वेदांता, यहाँ पर कुछ खबरें आ रही है कि ArcelorMittal के पूर्व एग्जीक्यूटिव जय सराफ ECL स्टील को खरीद सकते हैं। आपको याद होगा 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर यह डील संभव है। वेदांता ने IBC से 2018 में
5320 करोड़ रुपए में ये कंपनी को खरीदा था। साथ ही एंजल वन यहां पर 22 फरवरी को कंपनी की प्रेफरेंशियल इशू QIP पब्लिक ऑफरिंग के जरिए फंड जुटाने पर यह विचार करते हुए भी दिखेंगे। कुछ फंड प्रमोटर एक्शन है जिसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स प्रमोटर कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने कंपनी में करीबन 0.48% हिस्सेदारी यहां पर खरीदी है। हिस्सेदारी अब बढ़कर 44.75% हो गई है। साथ ही लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज DSP म्यूचुअल फंड ने अलग अलग स्कीमों के तहत यहां पर 3.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। अब इनकी हिस्सेदारी 7.39% हो गई है 6.87% से बढ़कर। और साथ ही पनामा पेट्रो यहां पर प्रमोटर ने करीबन 86,921 शेयरों की खरीदारी की है 66.42%। अब यहाँ पर टोटल हिस्सेदारी इनकी होती हुई दिख रही है। यही नहीं, यहाँ पर मिंडा कॉप यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर बेला अग्रवाल ने लगभग 1.08 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 403 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। डील वैल्यू करीबन 437 करोड़ रुपए की थी। बट उसके अगेंस्ट में जो बायर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, सोसाइटी जनरल, एक्सिस म्यूचुअल फंड। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो डील साइज है वो 407 करोड़ रुपए की बनती हुई दिखी है। ओके, ये है आपके लिए कल की कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स और सामने कुछ अच्छे फंड्स ने मिंदा कॉप में खरीदारी भी करी है। आइए जानते हैं आज ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर। FIR ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष हैं तैयार। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए HDFC बैंक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2050 रुपये का इनकी तरफ से टारगेट आया है। और की टेक अवेज में कह रहे हैं कि टाइट लिक्विडिटी होने के बाद भी अगर आप देखें तो हाई कॉस्ट डिपॉजिट फ्लोज की तरफ ये नहीं जाएंगे। हालांकि जो गाइडेंस इनकी तरफ से देखने को मिली है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर ROAs, ये बिल्कुल गाइडेड बैंड पर ही बरकरार देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि पेटीएम में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है कि इसका भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिले। GCPL मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1150 रुपये के टारगेट के लिए 1230 रुपये का भाव चल रहा है और इस रिस्ट्रक्चरिंग से फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, रिपोर्ट में लिखा गया है। कोल इंडिया स्टॉक में बज़ है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 550 रुपये से घटाकर 520 रुपये का टारगेट दिया, 461 रुपये का भाव चल रहा है। वहीं CLA से अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और टारगेट प्राइस इन्होंने इंक्रीज किया है, 330 रुपये से बढ़ाकर 480 कर दिया है। दिन के दौरान ये रिपोर्ट आपको विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन मान रहे कि इस भाव पर भी आप देखिए 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है और इसी के चलते सिटी भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 430 रुपये का दिया है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, कोफोर्ज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 7,400 रुपये से बढ़ाकर 7,650 कर दिया है, 6,755 रुपये का भाव चल रहा है। बायोकॉन पर जेफरीज की तरफ से अब डाउनग्रेड आ गया है, पहले होल्ड की रेटिंग दे रहे थे, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, टारगेट दे रहे 250 रुपये का, स्टॉक चल रहा है 291 रुपये पर। और ये मान रहे कि फ्री कैश फ्लो जो जनरेशन है थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रहा है और डेट प्रोफाइल भी थोड़ी सी वीक है। अगर फंड रेजिंग ऑप्शंस को तलाशते हैं तो एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ये कंपनी ऐसी है जो इन्हें पसंद आ रही है, इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, होल्ड से अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 960 रुपये से बढ़ाकर 1100 कर दिया है, 862 रुपये का भाव चल रहा है। और मान रहे कि जिस प्रकार से R&D ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है सेल्स में, तो एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसके चलते रेटिंग भी अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। ओके, ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3,140 रुपये के टारगेट के लिए। वहीं पार ग्रिड पर आप देखिए बर्नस्टीन की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 315 रुपये का टारगेट दिया है, 276 का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि लो बीटा स्टॉक है, लेकिन जो इस प्रकार से रेशियोज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 18% के ROEs हैं, 8% की बढ़िया पैट ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि रेगुलेटरी सपोर्ट भी है। और साथ में अगर आप देखें तो ONGC यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 285 रुपये से बढ़ाकर 305 कर दिया है। और अंत में NTPC यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 390 के टारगेट के लिए। तो आज की बढ़िया रिपोर्ट में एक तरह से कह सकते हैं कि आप सबसे बढ़िया जो आई है ग्लेनमार्क पर डबल अपग्रेड है HSBC की तरफ से, ये इंटरेस्टिंग है। और साथ ही जेफरीज ने कोफोर्स पर 7,650 के रखे हैं लक्ष्य। दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आज आपके लिए। आइए, इंटरेस्टिंग बहुत कुछ होने वाला है, तैयारी हमारी है उसके लिए। एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है भारतीय एयरटेल, इसको कल भी हमने दिया था, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 1142 की क्लोजिंग है, 20 रुपए नीचे 1120 1120 को लगाना है स्टॉप लॉस, 1176 से लेकर 1180 1176 से लेकर 1180 के टारगेट जोन के लिए भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय। भारतीय एयरटेल खरीदे, राय आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। आइए अविनाश जी से भी जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरा जो शेयर है वो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है और हमको कैनफिन होम्स पसंद है। हमको लग रहा है कि एंटायर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अगर हम देखें तो काफी स्टेबल और स्टेडी परफॉर्मेंस कैनफिन होम्स ने दिखाया है। पिछले साल करीबन 2700 करोड़ पे 600 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 750 750 करोड़ की प्रॉफिट आएगी और तीसरी तिमाही भी काफी अच्छी थी। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी की बात करें तो 1% के नीचे है। लोन बुक ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात जो इनके कस्टमर प्रोफाइल है और ऑलमोस्ट 75% सैलरीज और प्रोफेशनल से आते हैं, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी का डर इतना नहीं होता। आने वाले दिनों में कंपनी कह रही है कि बहुत नए वर्टिकल में एंटर करेगी और डेफिनेटली कैनरा बैंक की सब्सिडी होने के कारण इनको काफी सपोर्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका कम से कम 6 से 12 महीना है तो 950 950 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से स्टॉक। ओके, 925 950 के टारगेट के लिए कैनफिन होम्स में करें खरीदारी, राय अविनाश जी की तरफ से आपके लिए आती हुई पिक ऑफ द डे के तौर पर। साल भर के लिहाज से आप ये व्यू बनाएं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कोई इरादा है या फिर नोटा आपने इस्तेमाल किया है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल मेरे इरादे नेक रहते हैं अनिल जी। अगर अनिल जी सोबत अच्छी रहे तो इरादे सबके नेक ही रहते हैं। तो अनिल जी, खरीदारी की मेरी राय है और खरीदना है एमसीएक्स पर मेरी खरीदारी की राय है, जिसपे हमने कल भी बड़ी ही शानदार तेजी आते हुए देखी और हम शुक्रवार को भी अच्छी तेजी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4000 की तरफ बढ़ रहा है, तो एमसीएक्स पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर 3650 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 3800, दूसरा टारगेट 3900 का है, तो 3900 के टारगेट के लिए एमसीएक्स पर मेरी खरीदारी करें। ओके, तो एमसीएक्स पर रखें नजर। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हमें अच्छा एक्शन भी दिख रहा है, देखते हैं अब इस पर फॉलो ऑन मूव आज कैसी आती हुई दिखेगी। CIE ऑटोमोटिव, अविनाश जी एक बार जरा इस पर राय दें। साल दर साल नंबर्स ठीक आए, रेवेन्यू फ्लैट है बट एबिटा बड़ा है, मार्जिन एक्सपेंशन है, घाटे से मुनाफे में आई है। हालांकि QOQ नंबर्स उतने खास नहीं है। काउंटर पर कोई राय सर आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, CIE ऑटोमोटिव एक वेल नोन ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है और नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप और यूएस के मार्केट्स में भी ऑपरेट करती है। नंबर्स में कोई ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, बट मेरे ख्याल से जो कमेंट्री आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो जिनके पास दीपांशु ये स्टॉक है वो होल्ड करे, बट कोई बड़ा री रेटिंग या कोई बड़ा अपसाइड शॉर्ट टर्म में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा निवेश आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये है आपके लिए CIE ऑटोमोटिव, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर शॉर्ट टर्म में आए दिख नहीं रहा है। देखते हैं आज कैसा एक्शन दिखाएगा, नंबर्स के बाद आज ये रिएक्ट करेगा। NBCC ये लगातार एक्शन में रहता ही है। कल 3 ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं कुल 370 करोड़ रुपए के, यहां पर आपको रखनी है नजर। कल भी 5% ऊपर ही बंद हुआ है। कुणाल जी, NBCC अपना मोमेंटम जारी रखेगा सर? देखिए, एक तूफानी तेजी हमने एनबीसीसी में ऑलरेडी देख ली है दीपांशु, और उसके बाद एक करेक्शन भी आया, करेक्शन भी डिसेंट आया। मेजर फिबोनाची लेवल से ही हमने इसमें वापस बाउंस आता हुआ देखा है। तो मेरी राय में अभी भी इस स्टॉक में काफी ताकत है और हो सकता है कि अब इसकी थोड़ी गति कम हो जाए, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम है मुझे लगता है स्टॉक दोबारा अपने रिसेंट हाइस को रिविजिट करेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय है। 136 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में निवेशित रहना चाहिए। ओके, यह है आपके लिए NBCC। अच्छा एक्शन इस पर दिख ही रहा है, अच्छी खबरें भी लगातार हैं, ऑर्डर विंस की भी आपको बात इसमें होती ही रहती है। मूव LTI माइंट्री में आपको शायद आती हुई दिख सकती है। रिसेंटली एक्शन भी था, कंपनी ने एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है navisource.ai करके, इस पर आपको खबर रखनी चाहिए। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर रहेगा। LTI माइंट्री, बंसल जी कल तो ऐसे कुछ खास इसने किया नहीं है, बट IT इंडेक्स रिसेंटली अच्छे मूव में दिखा है। LTI माइंट्री का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, नतीजों के बाद सेल ऑफ देखने को मिला था, स्टॉक साइडवेज हो रखा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 5500
एक अच्छा सपोर्ट है, और एक बार टेक्निकली ऊपर में 5590 के ऊपर निकलेगा तब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं इन लेवल्स पे नजर रखें। 5500 ऑन द डाउन साइड सपोर्ट है, 5590 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की राय होगी। बेसिकली 5500 और 5600 की रेंज में है। 5500 के नीचे कमजोर होना शुरू होगा और 5600 के ऊपर और मजबूत होना शुरू होगा। इन दो लेवल्स पर रखिए नजर ब्रॉडली। ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। आइए राय सुमित जी की भी जान लेते हैं। सुमित जी सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी चार्ट्स पे रडार पे आया है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर एक गिरावट के बाद कल इनिशियल संकेत मिले हैं, जिसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा जंप यहां से ऊपर की तरफ का लगाना चाहिए। बजाज फिनसर्व में 1620-1610 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1580-1590 के पास है, तो 1580 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1660 इसका पहला टारगेट होगा, 1690 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो एक अच्छा पुलबैक और बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बजाज फिनसर्व। कल अच्छे एक्शन में भी दिखा था बजाज फिनसर्व। इनफैक्ट कल बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों पर आपको एक बढ़िया बाउंस बैक आते हुए दिखा था। एक बार जरा अविनाश जी से भी इन दोनों काउंटर्स पर राय लीजिए। अविनाश जी, कल अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर एक बाउंस बैक का मूड दिखा था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही एक्शन में दिखे थे। कोई व्यू सर इस स्पेस पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार के नंबर्स बजाज फाइनेंस ने तीसरे तिमाही के लिए डिक्लेयर किए थे, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे का ग्रोथ रवैया भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक ग्रोथ की बात करें, तो सब पैरामीटर्स पे बजाज फाइनेंस ने काफी अच्छे नंबर दिखाए। और मेरा तो मानना है कि आने वाले दिनों में अगले साल दैट इज FY25 भी काफी स्ट्रांग रहेगा। अभी इनका डिजिटल ऐप भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो स्केलेबिलिटी और ट्रैक्शन कंपनी बता रही है, मेरे ख्याल से आपको FY25 में और भी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एनबीएफसीज में मुझे लग रहा है कि जो बड़े एनबीएफसीज है उन्हीं के लिए मेरे ख्याल से रोड मैप काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आरबीआई ने भी काफी सख्ती जताई है एनबीएफसीज पे। ओनली कैविएट इज दीपांशु, अभी रिलायंस जियो फाइनेंशियल अभी बहुत तेजी से मार्केट में उतर रहा है, तो आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि कितना कंपटीशन का असर होता है, क्योंकि यही सेगमेंट्स में जहां पे बजाज फाइनेंस काम कर रहा है वहीं पे जियो फाइनेंस आएगा। तो डेफिनेटली नियर टर्म में तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आगे रवैया कंपटीशन का कैसे पैन आउट होता है वो आगे हमको देखना पड़ेगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर कैसा कंपटीशन पैन आउट होता है। नजर रखिए जहां तक बजाज फाइनेंस फिनसर्व का सवाल है। कोल इंडिया, इस पर भी रखिए नजर। कल अनिल जी एक शार्प फॉल आया था, करीब 4% नीचे आया था, और एक शार्प डिप आया था। मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री आ रही थी। आई थिंक बाजार ने सबसे जो बड़ा फोकस किया वो क्या कि प्रोडक्शन जो टारगेट है वो करीब 1 करोड़ टन से मिस हो जाएगा। वैसे आप देखें 78 करोड़ टन का टारगेट है, उसमें 1 करोड़ टन उतना बड़ा नहीं है मिस, बट उसके बाद स्टॉक में जो रिएक्शन आया और फिर आगे खबरें आई। एक बार जरा कोल इंडिया पर व्यू दें, क्योंकि काफी अच्छी रैली बनी है इसमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा दीप। दो चीज पहले बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो कोल इंडिया में आज 5.25 रुपए का डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड हो रहा है, वो ध्यान रखें। तो 5-5.25 रुपए तो वैसे ही आज कम हो जाएगा, आज कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। क्या कल 4% घटना वाजिब था? अब इसमें दो चीज़ है। कोल इंडिया का आप जब भी विश्लेषण करें, और हम बहुत लंबे समय से कोल इंडिया का विश्लेषण करें जब से ये लिस्ट हुआ है, दो चीज़ें आपको देखनी होती है, एक प्राइस और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, घटने की एक वजह थी, लोगों को लगा कि जो ई ऑक्शन होते हैं, इस ई ऑक्शन में प्रीमियम कम हो रही है। जिस भाव पे कोयला बेचा जाता है ई ऑक्शन में, वो कम होता है, वो कोल इंडिया के लिए नुकसान की बात है। लेकिन कल कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि भले ही वो प्रीमियम कम हो रही है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम आपके बढ़ रहे हैं, तो वो ऑफसेट हो जाता है। तो आपकी कमाई में अंतर नहीं आएगा। प्रीमियम कम हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ई ऑक्शन वाली चिंता खत्म। अब आइए, आपने कहा कि 78 लाख टन, 78 करोड़ टन से 1 करोड़ टन में, 1 करोड़ टन में से, यानी कि 1% आपका कोयले का प्रोडक्शन जो आप इस साल का वित्त वर्ष 2024 का सोच कर चल रहे थे वो कम होगा। लेकिन साथ ही मैनेजमेंट ने ये बहुत साफ साफ कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में तगड़ी गाइडेंस है, 9% की गाइडेंस है। 9%, तो मतलब वो 9% की गाइडेंस उन्होंने तगड़ी वाली दी है। तो अब ठीक है, इस साल में अगर आपका मेंटेन हो गया, 1-8% कम भी हो गया, लेकिन आपको तो फ्यूचर को देख के करना है। तो मुझे लगता है फ्यूचर की जो ग्रोथ गाइडेंस रखी है वो काफ़ी मजबूत रखी है, तो वो बाजार को पसंद आएगी। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से और गिरावट कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है डिविडेंड, जो कोल इंडिया का हमेशा से एक बड़ा हथियार रहा है इन्वेस्टर्स को खुश करने का। अभी भी आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि निफ्टी की कंपनियों में
वन ऑफ द बेस्ट होगी डिविडेंड देने में। मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कोल इंडिया, आईटीसी, ये कुछ एक कंपनियां हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत गिरावट वाली बात है। इनफैक्ट थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर खरीदने का मौका बनेगा। अब कौन से लेवल पे खरीदारी करना है वो भाई सुमित जी बताएंगे, वो सुमित जी का काम है। सुमित जी क्या कोल इंडिया को ट्रैक भी अच्छा करते हैं, लेवल भी। सुमित जी, किसी को निवेश करना है कोल इंडिया में तो एंट्री पॉइंट क्या होगा? अनिल जी देखिए, कोल इंडिया एक अच्छी खासी तेजी के बाद छोटा सा इसमें गिरावट आया है, तो कोई खास घबराने वाला बात है नहीं। अगर कोई भी 10-20 रुपए का डिप अगर और मिल जाता है तो अच्छा लेवल से लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए, और जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे ये वापस से यूटर्न मार के ऊपर की तरफ जाएगा और 475-80 का लेवल तोड़ेगा तो 500 प्लस के लेवल जल्दी ऊपर में दिखाएगा। तो 2-3 महीने का नजरिया रखें और डिप में खरीदारी करें, एक अच्छा मूव अभी और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कोल इंडिया, इस पर रखेंगे नजर, देखते हैं। आज वैसे ध्यान रखिएगा, आज डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होने वाला है इसमें, तो ऑलरेडी आपको 5.25 रुपए, 5.5 रुपए नीचे दिखेगा डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद। याद आया दीप, पीएफसी में 3.5 रुपए का डिविडेंड है, सेल 1 रुपया ऐसे डिविडेंड की वजह से नीचे हो जाएगा। और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 22 रुपए नीचे खुले तो डरना मत, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड 22 रुपए का। नहीं समझाना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो लोगों को एकदम ओ क्या हो गया, कल 4% घटा था, आज 5.25 रुपये कोल इंडिया और घट गया। अरे 5.25 रुपये डिविडेंड है बाबा, तो थोड़ा डिविडेंड वाला घटेगा, टेंशन ना ले। ठीक है सर, गॉट इट। बट एक्शन मेटल्स और उससे जुड़ी फील्ड्स पर बना रहेगा वेदांता, इस पर भी रखिएगा नज़र। ECL स्टील जो है कंपनी की, वो बिक सकती है। आरसेल मित्तल के पूर्व एग्जीक्यूटिव जय सराफ इसको खरीद सकते हैं। करीब 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर डील संभव है। वेदांता ने 5,500 करोड़ में खरीदी थी 2018 में NCLT प्रोसेस के जरिए। देखकर इस पर एक्शन आपको दिखेगा। वेदांता कल थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखा रहा था। बंसल जी, वेदांता डबल हो जाएंगे वैसे, 5,000 करोड़ के 10,000 करोड़ 5 साल में डबल हो गए। बढ़िया, नॉट बैड, अच्छी वैल्यूएशन पर मिल गया। बंसल जी, वेदांता चार्ट जरा देखें सर एक बार। दीपांशु, चार्ट्स में देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था कुछ दिनों पहले, फिर ब्लॉक डील हुई, स्टॉक नीचे गिरा। एज ऑफ नाउ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक पॉजिटिव बायस के साथ। नीचे में 265 एक सपोर्ट है, और जिनके पास है 265 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है। और एक बार दीपांशु ये स्टॉक 274 के ऊपर निकलेगा तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो 274 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी की राय वेदांता के ऊपर रहेगी। और अनिल जी, एक छोटी सी कंप्लेंट अनिल जी, अभी LTI माइंट्री पे व्यू मांगा था अनिल जी, मैंने एकदम एग्जैक्ट लेवल दिए 5590 के, आपने उसको राउंड ऑफ करके अच्छे से समझा दिया। ये अनिल जी मैंने राउंड ऑफ करा होता तो आप बोलते हैं बंसल जी काम करने का मूड नहीं है कि 5500 5600 सारे वाले वो एग्जैक्ट लेवल्स दे रहे हैं। आपकी सोच तो एकदम सही है, आपकी कंप्लेंट भी वाजिब है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ। ये बात पक्की है, अगर आपने 3600 दिया होता तो मैं पक्का बोलता था, ऐसे काम तो कर दिया लगता है। लेकिन मैंने इसलिए किया बंसल जी, ताकि दर्शकों को आसानी से याद रह जाए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आपने बोला आप ऐसे ही हैं, लेकिन अनिल जी आप पक्षपात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पीछे हंसने वाले कुणाल जी से आपने पिछले 2 दिनों से रेगुलर पूछ रहे हैं, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, एक बार भी नहीं बोला अनिल जी कि कष्ट किस बात का, इसीलिए तो बैठा अनिल जी यही तो। और वो मतलब कि उसको कष्ट मान रहे हैं आपने। हाँ, तो यही अनिल जी अपना ऐसा वाला पन नहीं दिखाया। नहीं, यही तो प्रूव करना था कि मैं उनको कष्ट दे रहा हूँ, वो कष्ट फील कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को कष्ट देना चाहते रहो, कष्ट फील कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज तो सोल्व हो गया ना बंसल जी। आप भी तो यही चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, जिसकी अनिल जी बंसल जी से इतनी घनिष्ठ मित्रता हो अनिल जी, उसके जीवन में कोई और कष्ट बाकी रहता ही नहीं अनिल जी। इसलिए ये सब मामूली कष्ट तो अनिल जी महसूस ही नहीं होता। अब इस बात का तो जवाब बंसल जी के पास भी नहीं है। बंसल जी, आप अगर वाकई में कुणाल जी से बदला लेना चाहते तो आप इनके जीवन में बने रहें। आप सबसे बड़े कष्ट है, बस यही है। चलिए बढ़िया है। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। स्वागत जय का भी। गुड मॉर्निंग जय, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड सभी को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में जो स्टॉक मैंने आज चूज किया अनिल जी, वो है सिप्ला। अनिल जी, सिप्ला में कल बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिला है, एंड जो हिसाब से ये स्टॉक ने अनिल जी 1460 के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल फार्मा में एक अच्छा मूव देखने मिला है। और खास करके सिप्ला में जो ये कंसोलिडेशन का फिर से एक ब्रेकआउट देखने मिला है,
सो नाउ ऑन द लोअर साइड 1450 60 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, मगर 1450 तक एक अच्छा सपोर्ट है। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस सिप्ला में एक आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं 1500 1515, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे सिप्ला। 1500 और 1515 इन दोनों टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। कल डेज हाई पर यह काउंटर जाकर बंद हुआ है, तो सिप्ला पर रखिएगा नजर। आज पूरी तरह से फॉलो ऑन एक्शन आने की उम्मीद है। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखेगा, उन पर भी करनी है चर्चा।